नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो के अंदर। आज का ये जो वीडियो होने वाला है 26 सितंबर का जो आप लोग का टेस्ट होने वाला है आप लोग के स्कूल में, उसके लिए आज का ये सेशन होने वाला है। पूरी तरह से उसी के लिए ये जो सेशन है उसके लिए ही समर्पित है। इसके अंदर आप लोगों का साइंस और सोशल साइंस का मोस्ट पीवीआई ऑब्जेक्टिव जिसको आप कह सकते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और सिर्फ ये जांच परीक्षा के लिए ही नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। इससे आपको पैटर्न भी पता चलेगा और ये सारी चीजें आपको इस सेशन के अंदर देखने को मिलेगा। पूरे 200 प्रश्न आपके इस सेशन के अंदर देखने को मिलेगा। काफी बेहतरीन, शानदार और लाजवाब जिसको आप कह सकते हैं, उस तरह का प्रश्न जो है आज के इस सेशन के अंदर हमने रखा है। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध करना चाहते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, और टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके उसको ज्वाइन भी कीजिए, और वीडियो को लाइक अभी का अभी कर लीजिए। और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने लेकर के आते हैं। पहला सवाल ही आपके सामने आ गया है विज्ञान का, यानी कि साइंस का पहला सवाल आपके सामने आ गया है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव या फिर क्विंटल प्रभाव। देखिए, कोलाइडी विलयन जो होता है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, उसका जो कण होता है उसके अंदर से जब प्रकाश का जो किरण जब गुजरता है और उस किरण का प्रकीर्णन होता है, तो उस प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने आता है। देखिए, प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास बहुत ही तत्क्षणिक, मतलब तत्क्षणिक तो नहीं का, बहुत थोड़ा समय होता है ना, 30 सेकंड आप लोग का समय मिलता है इस सेशन के अंदर। आप लोग का प्रत्येक सवाल का जवाब, हाँ, जो लोग हमसे साथ जो शुरू से जुड़े हैं, जब से हमारा चैनल बनाया है इस नए वाले चैनल को, तब से जो जुड़े हैं उनको पता है कि 30 सेकंड का समय प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए आप लोग को मिलता है, जिससे आप लोग का टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो पाए एग्जाम में और अच्छे से आप लोग का कोई प्रश्न छूटे नहीं। तो चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है। देखिए, सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु कहां तक होता है? 25 सेंटीमीटर पर होता है, 25 मिलीमीटर पे होता है, 25 मीटर पर होता है, अनंत पर होता है। तो देखिए, किसी सामान्य मानव का जो नेत्र का दूर बिंदु जो होता है ना, वो अनंत पर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने, देखिए, स्पीड हम तेज रखेंगे क्योंकि हम लोग को कितना करना है? 200 टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव करना है हम लोग को इसके अंदर, है कि नहीं, जिसमें आप लोग का साइंस और सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव जो है वो सवाल है। क्लास 10th का भी ऑब्जेक्टिव है, और मतलब क्लास 10th का सोशल साइंस का भी ऑब्जेक्टिव है, और 10th क्लास का साइंस का भी ऑब्जेक्टिव है। आज के इस सेशन के अंदर हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, मतलब उसका, हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और उसका आंसर भी हम लोग कर रहे हैं, तो क्वेश्चन आंसर हम लोग इसको बोल सकते हैं। चलिए, 3 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या इनमें से कोई नहीं? निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या होता है भाई साहब? तो अवतल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, वोल्ट पर एम्पियर प्रदर्शित करता है? एम्पियर को, वोल्ट को, ओम को, वाट को? वोल्ट पर एम्पियर प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है? तो ओम को करता है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है? एम्पियर है, वोल्ट है, ओम है या वाट है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक आपको बताना है। क्या है भाई साहब? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है या वाट होता है? तो देखिए, विद्युत प्रतिरोध का जो ऐसा यूनिट होता है, मात्रक जो होता है वो ओम होता है कि नहीं? ओम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? O2, NO2, NO2 और N2, NO2 और O2, क्या प्राप्त होता है? बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या प्राप्त होता है भाई साहब? ऑप्शन नंबर डी प्राप्त हो जाएगा, NO2 प्लस O2 प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने, निम्न में कौन सही है? यहाँ पे 4 आप लोगों को फॉर्मूला दिया गया है, 4 सूत्र दिया गया है, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा वाला सूत्र सही है। फटाक से आप लोग देखिए, इत्मीनान से आप लोग देख लीजिए। NaCO2 इंटू 5H2O, NaCO2 इंटू 10H2O, NaCO2 इंटू 7H2O या फिर Na2CO3 इंटू 2H2O। तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Na2CO2 इंटू 10H2O जो है ये फॉर्मूला बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, लोहा से जिंक को लेपित करने के लिए क्रिया को कहते हैं? लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, पानी चढ़ाना कहते हैं, या फिर विद्युत अपघटन कहते हैं? तो देखिए, लोहा के ऊपर जब जिंक को लेपित किया जाता है ना, तो उसको गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन उसको अंग्रेजी में कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया
के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? CO2, N2, H2 या फिर SO2? जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तनु का मतलब क्या होता है? फीका, आप उसको कह सकते हो, डिल्यूट, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर H2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, H2, है कि नहीं? H2 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रो ऑक्साइड बनता है, या फिर कोई अभिक्रिया नहीं होती, या फिर आयरन लवण एवं जल बनता है। क्या बनता है? जब लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक वही आपको बता रहे हैं ना, HCl का क्या फीका वर्जन जो है, अगर लौह चूर्ण पर गिराया जाए, उसके साथ अभिक्रिया करवाया जाए तो क्या बनेगा भाई साहब? तो देखिए एक चीज तो कॉमन है कि भाई हाइड्रोजन गैस तो बनेगा ही बनेगा, उसके अलावा क्या बनेगा? आयरन क्लोराइड बनेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, निम्न में कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? 4 गो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन, उसमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो कि अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। CaCO3 इससे टूटेगा तो क्या बनेगा? CO प्लस CO2, या फिर 2KClO3, ये टूट के क्या बनेगा? 2KClO प्लस 3O2, या फिर H2 प्लस Cl2 को जोड़ देंगे तो 2HCl बन जाएगा, या फिर मानव शरीर में भोजन का पचना। कौन जो है वो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो बिल्कुल H2 प्लस Cl2 जो है ये जब मिलेगा तो 2HCl बनाएगा। ये वाला जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है, समीकरण जो है वो क्या है भाई साहब? अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, कई बार कंफ्यूजन आप लोग को हो जाता है, हम बोलते हैं सी लेकिन बच्चा सबको सुनाता है बी, है कि नहीं? तो थोड़ा सा इस पे भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी हो जाता है, हमसे भी कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, बोलना होता है बी और उसमें सुनाता है सी, है कि नहीं? तो थोड़ा इस पे भी ध्यान दीजिएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जल का उबलना है नहीं, मोम का पिघलना ये तो भाई साहब ये तो रासायनिक अभिक्रिया है, पेट्रोल का जलना ये जो है वो दहन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन है? एक समीकरण नीचे दिया हुआ है और उसके अंदर 4 कथन दिया गया है, उसमें से कौन सा कथन उसके संदर्भ में सही है वो आपको बताना है। चलिए कथन आप लोग पढ़िए, 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कथन आप लोगों को पढ़ना है। ZNO वहां पे ऑक्सीकृत हो रहा है, CO वहां पे अकृत हो रहा है, CO2 ऑक्सीकृत हो रहा है, या फिर ZNO अकृत हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ZNO क्या हो रहा है? अकृत हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, अम्ल वर्षा के जल का पीएच होता है 7 होता है, 7 से ज्यादा होता है, 5.6 से कम होता है, 5.6 से ज्यादा होता है। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है वो होता है 5.6 से कम, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए 7 से जितना कम अम्लीय, 7 से जितना अधिक क्षारीय, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? 5.6 से कम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, हमारी दांतों का इनेमल किससे बना होता है? कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम फॉस्फेट से, कैल्शियम कार्बोनेट से, या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से? दांत पे जो इनेमेल होता है ना वो किससे बना होता है? दांतों का इनेमेल किससे बना होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, एक्वारेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है, कितना होता है भाई? अरे बताइए। 3:1 होता है, मतलब 3:1 होता है, 1:3 होता है, 2:2 होता है, या फिर 1:3 1:2 होता है। तो देखिए असल में जो एक्वारेजिया जो होता है ना, जिसके अंदर सोना घुल जाता है कि नहीं, उसके अम्ल राज भी उसको बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1:3 में होता है कि नहीं? अगला सवाल देखिए, चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है, गंध का अम्ल होता है, या फिर लैक्टिक अम्ल होता है? चिट्टी के डंक में चिट्टी जब काटते हैं तो बहुत बिसबिसाता है कि नहीं? बिसबिसाहट होने लगता है उसके अंदर, कभी कभी सूजन भी हो जाता है। तो उसके अंदर चिट्टी क्या करती है? एक प्रकार का अम्ल आपके शरीर के अंदर इजेक्ट कर देती है जब डंक मारती है। तो वो आपको एसिड बताना है कि कौन सा है। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड, यानी कि फॉर्मिक अम्ल जो है वो आंसर बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है?
निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? 2 देगा, 7 देगा, 6 देगा कि 13 देगा? तो देखिए 7 से जितना कम है वो क्या है? वो है एसिडिक, यानी कि अम्लीय है, और 7 से जितना ज्यादा उतने क्षारीय। मतलब यहाँ पे देखिए 2 7 से कम है, 7 तो न्यूट्रले होता है, और 6 भी क्या है 7 से कम है, तो ये सब क्या है? अम्लीय है। लेकिन क्षारीय का बात जहां होगा तहां क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13 7 से बहुत अधिक है, तो बहुत अधिक क्या होगा? क्षारीय होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, संतरा, नींबू आदि को साइट्रस फल कहा जाता है क्योंकि इनमें होता है साइट्रिक अम्ल, टाइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या एसेटिक अम्ल। साइट्रस फल कहा जाता है, क्यों कहा जाता है भाई साहब? उसके अंदर साइट्रिक अम्ल होता है, इसीलिए कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, अरे अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने है। पश्चिम की ओर अपेक्षित कोई धनावेशित कण, अल्फा कण, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? देखिए पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, धनावेशित कण अल्फा कण को कहते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित किया जाता है, उसको हटाया जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ऊपर की तरफ होगा कि नहीं? ऊपर की तरफ होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब, ऊपर मुखी की तरफ होगा। अगला सवाल देखिए, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कौना कलर का होखेला? हरा कलर का होखेला कि काला कलर का होखेला कि लाल कलर का होखेला कि पीला कलर का होखेला? बिल्कुल, तो उदासीन कलर जो होखेला वो कौना कलर का होखेला? ऑप्शन नंबर सी, काला कलर का होला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? किस युक्ति में विभक्त वलय, वलय मतलब रिंग को कहा जाता है, वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर या फिर वोल्ट मीटर? तो देखिए वहां पे जो होता है ना, विद्युत जनित्र जो होता है ना, वो दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है, शून्य होता है, परिनालिका के सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, या फिर परिनालिका के सिरे पर की ओर आने पर घटता है? तो देखिए सबसे आसान तरीका है भाई साहब इसका, यही जवाब है कि सभी बिंदुओं पर क्या होता है? बराबर रहता है, सामान्य रहता है कि नहीं? चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? सभी सिरों पर बराबर रहेगा, सभी जगह पे, चाहे उसके सिरे पे कर लीजिए, उसके मध्य कर लीजिए, उसके बाएं सिरे पे या दाएं सिरे पे कहीं भी कर लीजिए, सभी बिंदुओं पे क्या रहेगा? समान मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तन होता है? तो देखिए जब लघु पतन, जब घर में शॉर्ट सर्किट होता है, यानी कि जब नेगेटिव और पॉजिटिव एक ही साथ चिपक जाता है कहीं, तो देखते हैं ना शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग के जैसा लग जाता है, तो उस समय पे जो होता है ना, विद्युत धारा का जो मान होता है परिपथ के अंदर वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः देखिए ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, तो क्या हो जाएगा? ब्लू लिटमस को, अच्छा नहीं, लाल लिटमस को नीला कर देगा ना, यानी कि रेड लिटमस को नीला कर देगा, तो उसका पीएच मान 10 होगा, क्षारीय होगा। वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में कौन सी प्रक्रिया एनोडीकरण है? एल्युमिनियम पर उसके ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाने की क्रिया, एल्युमिनियम का एनोड के रूप में प्रयोग, एल्युमिनियम पर रंग चढ़ाना, या फिर वैद्युत अपघटन में एनोड पर प्राप्त एंथुमिनियम? 27 नंबर देख लीजिए, तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एनोडीकरण की प्रक्रिया क्या है भाई? एल्युमिनियम पर उसके ऑक्साइड की मोटी परत को चढ़ाने की क्रिया को हम क्या कह सकते हैं? एनोडीकरण की प्रक्रिया कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, पीतल है, धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, या फिर उपधातु है? तो देखिए पीतल जो है वो क्या है? एक मिश्र धातु है। आप लोग बताइए किस किस चीज को मिलकर ये बना होता है? इस सवाल का भी जवाब आप लोग बताइए कि पीतल क्या है और किस किस चीज से मिलकर बना होता है। चलिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा, मिश्र धातु तो होता ही है। कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि किस किस चीज से मिलकर बना होता है, किस किस धातु से मिलकर बना होता है। अगला सवाल देखिए, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? सल्फर है, ग्रेफाइट है, क्लोरीन है, या फिर फास्फोरस है? देखिए इस ये सभी जो है अधातुएं दी गई हैं यहाँ पे, लेकिन एक ऐसा अधातु है जो क्या है? विद्युत का सुचालक है, मतलब विद्युत उसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है आराम से, बिना किसी संदेह के आराम से उसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो वो कौन सा है भाई साहब? ग्रेफाइट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल,
सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है, 10 होती है, 12 होती है, 14 होती है। सोडियम की परमाणु संख्या आप लोग को इसको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। 30 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे नहीं, लाइव में नहीं, क्लास खत्म होने के बाद आप लोगों को बताना है। क्लास खत्म होने के बाद आपको बताना है इस सवाल का जवाब, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। अगला सवाल देखिए, तत्वों के वर्गीकरण के लिए न्यूलैंड्स ने किस गुण को मौलिक माना था? तो परमाणु संख्या को माना था, या फिर परमाणु द्रव्यमान को माना था, या फिर आवर्त को, या फिर वर्ग को? किसको माना था? तो बिल्कुल परमाणु द्रव्यमान को माना गया था, एटॉमिक एटॉमिक मास को माना गया था ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने, 3 तत्व आपके सामने दिया गया है, वो क्या है भाई साहब? धातुएं हैं, अधातुएं हैं, या फिर धातु और अधातु दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो तीनों धातुएं, तीनों जो यहाँ पे तत्व जो दिए गए हैं वो सभी क्या है? इनमें से कोई नहीं है, ना तो वो धातु है ना अधातु है। तो फिर क्या है? फिर क्या है? आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि अगर ये ना तो धातु है ना अधातु है तो फिर ये क्या है? ऑप्शन नंबर आपको 32 का जो जवाब है वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। अगला सवाल देखिए, आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ, मतलब जो वर्टिकल होता है उसको पूछ रहा है, कहलाते हैं आवर्त, कहलाते हैं वर्ग, कहलाते हैं समजातीय, कहलाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या कहलाते हैं भाई साहब? बिल्कुल, तो क्या कहलाते हैं? वर्ग कहलाते हैं ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की प्रवृत्ति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की प्रवृत्ति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है वो बताइए। धात्विक प्रकृति प्रकट करती है, ये तो ठीक है। संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, ये भी सही है। परमाणु सुगमता से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, ये भी ठीक है। इनके ऑक्साइड अधिक अम्ल, बिल्कुल ये इनके ऑक्साइड जो है अधिक अम्लीय होते हैं, ये आंसर ये जो है उसके संगत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें कहलाती हैं वर्ग, आवर्त, अपरूप, या इनमें से कोई नहीं? तो ये कहलाती है आवर्त कहलाती है। क्या कहलाती है भाई साहब? आवर्त। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात दिन दोनों में, या फिर सुबह शाम? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होता है ना, उसमें सबसे अहम भूमिका जो होता है वो सूर्य के प्रकाश का होता है। तो सूर्य का प्रकाश रात को तो मिलता नहीं है कि नहीं? तो रात को तो होगा नहीं, जब होगा तब दिन को होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, छोटी आंत, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? पित्त रस की, अग्न्याशयी रस की, आंत रस की, या इनमें से सभी की? तो देखिए उसके अंदर जो होता है ना, सबकी आवश्यकता होती है, पित्त रस भी, अग्न्याशयी रस भी और आंत रस भी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण से, अपघटन से, या इनमें से कोई नहीं? देखिए प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिससे प्रकृति के अंदर ऑक्सीजन का जो है वो संतुलन सदैव बना रहता है। इसीलिए पेड़ लगाया कीजिए, पेड़ों को अनावश्यक क्षति ना पहुंचाया कीजिए, अपने आसपास में पेड़ लगाया जाना चाहिए। कोशिश कीजिए कि पीपल का पेड़ वगैरह लगाइए, नीम का पेड़ लगाइए, कोई बड़े बड़े वृक्ष लगाइए, जिससे अत्यधिक मात्रा में क्या हो, ऑक्सीजन प्रकृति को प्राप्त हो सके। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, जीवन के उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? अच्छा देखिए, पीपल का देखिएगा ना, पीपल का बहुत छोटा छोटा पौधा जो है ना, जो पुराने पुराने जो घर होते हैं उसके अंदर वो उग जाते हैं, या फिर कहीं देखिएगा ईंटों में दीवारों के पास चिपका हुआ निकल जाता है। वो कहाँ से आता है आप लोग को पता है? अगर किसी को पता है कि वो कहाँ से आता है, वो कैसे उगता है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, थोड़ा हम भी देखें कि आप लोगों को पता है कि नहीं। चलिए 39 नंबर प्रश्न आपके सामने है, जीवन के उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, इनमें से सभी? तो देखिए इनमें से जो है वो सभी जरूरत है। क्या है? सभी आवश्यक है। निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति भी चाहिए, उससे शरीर की वृद्धि होती है, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए भी चाहिए, है कि नहीं? तो सबके लिए चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है,
समाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहा जाता है? काइम कहा जाता है, चाइल कहा जाता है, या फिर काइलोमाइक्रोन कहा जाता है? इनमें से कोई नहीं, तो उसको क्या कहा जाता है? काइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काइम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में फ्लोएम मतलब भोजन का संवाहक होता है ना। देखिए, फ्लोएम मतलब फल, फल मतलब भोजन, मतलब भोजन के रूप में आप उसको ले सकते हैं, फल। फ से फल, फल का हिसाब भोजन की तरह होता है, तो फल भोजन। फ्लोएम क्या करेगा? भोजन का संवाहक है। और जाइलम, जाइलम 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 जल, जाइलम जल, जाइलम जल का संवाहक होता है। फ्लोएम फल का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उतोत्पाद होता है ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल या कार्बन डाइऑक्साइड? तो देखिए, उसका मुख्य उत्पाद जो होता है ना, उसका मुख्य उत्पाद क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है, आपको बताना है कि वो तत्व कौन हो सकता है। कैल्शियम हो सकता है, कार्बन हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, या फिर फेरस हो सकता है, मतलब लोहा। कौन सा हो सकता है? कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, तो ये कौन सा हो सकता है? बिल्कुल कैल्शियम हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया आपको बताना है। अपघटन वाला अभिक्रिया इसके अंदर कौन है? देख लीजिए, इक्वेशन आप लोग के सामने है, आप लोग इक्वेशन देखिए और उसका जवाब दीजिए। हम तब तक थोड़ा सा पानी पीते हैं। देख लिए, बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2KClO3। ये टूट कर क्या बनाएगा? 2KCl+3O2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित समीकरण है, समीकरण दिया हुआ है, आपको बताना है कि किस तरह का है। तो ये क्या है? अपघटन अभिक्रिया क्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या फिर एक विस्थापन अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो रहा है? H2 मिल रहा है और Cl2 मिल रहा है, दोनों मिलकर क्या बना रहा है? 2HCl बना रहा है, हाइड्रोक्लोरिक बना रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है। तो ये दोनों मिलकर एक साथ एक उत्पाद बना रहा है ना, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, CaCO3। अरे भाई, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? अभिक्रिया यहाँ पे दिया हुआ है, समीकरण आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आपको देख करके बताना है कि निम्न में से कौन अभिक्रिया जो है वो एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो देखिए ना, यहाँ पे देख करके बताइए ना, यहाँ पे कौन सा वाला हो जाएगा? CaCO3 ये तो टूट रहा है, CaO2Cl। अच्छा, विस्थापन अभिक्रिया बताना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, फेरस क्या कर रहा है? कॉपर को, लोहा क्या कर रहा है? कॉपर को क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, या फिर डिक्टोजम से, डिक्टियोजोम से? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर कहां से निकलता है? जल से निकलता है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, बेंजीन का अणु सूत्र है, क्या है भाई साहब बेंजीन का अणु सूत्र? CH4, C2H4, C6H6, या फिर C2H6? तो देखिए, बेंजीन का जो सूत्र होता है ना, C6H6 होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? 1, 2, 3, या कोई आबंध पाए नहीं जाते हैं? ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने द्विआबंध पाए जाते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, दो होते हैं। अगला सवाल देखिए, पॉलीथीन बहुलक है, एसिटिलीन का, एथिलीन का, प्रोपीन का, या फिर ब्यूटाइन का? तो देखिए, एथिलीन जो होता है ना, पॉलीथीन का बहुलक होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रोपीन का, ब्यूटाइन का, दु ये क्या है, दुप्रीन का, या फिर एसिटिलीन का? प्राकृतिक रबर किसका है भाई साहब? बिल्कुल आइसोप्रोपीन का है ना। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रोपीन का है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल देखिए, पॉलीमर जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, जो लोग को नहीं पता हो सुन लीजिए, बहुलक पॉलीमर को बोलते हैं।
और द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ पॉलीमर इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? चलिए फटाक से बता दीजिए कौन सा भाई, Cu है, Hg है, Ag है, Au है। Cu क्या है? कॉपर है। Hg क्या है? पारा है। Ag क्या है? Ag क्या है? चांदी है। Au क्या है? सोना है। तो आपको बताना है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है भाई साहब। तो चांदी, ये कौन सा वाला हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा ना सबसे अधिक अभिक्रियाशील। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, O2 ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है लोहा, वसा, प्रोटीन, आयोडीन। O2 ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है? O2 ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जवाब फटाफट से दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग पहली बार आए हैं जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके हमको हमारे लक्ष्य तक पहुंचा दीजिए। आप लोगों का सहायता अपेक्षित है कि नहीं। चलिए 53 नंबर प्रश्न आपके सामने होगा, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल होता है, टार्टरिक होता है, या फिर लैक्टिक होता है? बिल्कुल क्या हो जाएगा? टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल होता है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, Al4C3 के जल अपघटन से बनता है, क्या बनता है भाई साहब? जल अपघटन से क्या बनता है? 54 नंबर प्रश्न के अंदर आप लोगों का क्या बनता है? एल्कीन बनता है, एथीन बनता है, मेथेन बनता है, एथेन बनता है? तो मेथेन बनता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, पेटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है के कितने संरचना समायोवी है? कितने होंगे भाई साहब? 3 गो होंगे, 2 गो होंगे, 4 गो होंगे, 5 गो होंगे? 3 गो होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में कौन सा एरोमेटिक यौगिक है? बेंजीन है, मेथेन है, ब्यूटेन है, या फिर प्रोपेन है? कौन सा वाला निम्नांकित में से आपको एरोमेटिक यौगिक है? एरोमेटिक यौगिक आप लोगों को बताना है कि कौन सा वाला है। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेंजीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया था? न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया था? 1893 में, 1992 में, 1793 में, या फिर 1883 में? कब दिया था? तो बिल्कुल 1800 कब दिया था? 1893 के अंदर दिया था ना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने आ जाता है, यहाँ पे कुछ तत्व दिए गए हैं। अब उस तत्व का जो आयन है उसको बढ़ते क्रम में लिखना है। ऊर्जा के क्रम में लिखना है। हाँ वही है, ऊर्जा के क्रम में कि किसका ऊर्जा सबसे ज्यादा, फिर उसका उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उसके हिसाब से आपको लिखना है। तो इस सवाल का जवाब जो है आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा। हम इस क्वेश्चन को आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, बीच बीच में हम पड़ाव देते रह रहे हैं कि कौन कौन यहाँ तक पहुंचा है कि नहीं। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 58 नंबर प्रश्न आपके लिए हम छोड़ते हैं और अगला सवाल आपके सामने लेके आते हैं। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? वृष्ण में, अंडाशय में, पीयूष ग्रंथि में, या फिर प्राओटू ग्रंथि के अंदर? कहाँ मिलते हैं भाई साहब? तो बिल्कुल लीडिंग कोशिकाएं जो है वो वृष्ण के अंदर मिलती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने, ऑक्सीन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायता करता है? ऑक्सीन पादप हार्मोन पौधों के, ऑक्सीन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायता करता है? वृद्धि में, श्वसन में, भोजन में, जनन में? तो वृद्धि के अंदर कार्य करता है ना। पादप हार्मोन के अंदर ये जो ऑक्सीन होता है वो पौधों के वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया आपको बताना है कि कौन सा वाला है। देखिए 4 समीकरण आपके सामने दिया हुआ है, कोई एक जो है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया का क्या है, एग्जाम्पल है, या फिर समीकरण है, या फिर अभिक्रिया है। जो अभिक्रिया यहाँ पे 4 दिया हुआ है उसमें से आपको एक बताना है कि कौन सा वाला है। बिल्कुल यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से क्लियरली 4 नंबर, ये 3 नंबर ऑप्शन दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी, AgNO3 प्लस NaCl दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे Ag किसको विस्थापित कर दिया है भाई साहब? Ag किसके साथ जाके मिल गया है? Cl के साथ मिल गया है। और Na किसके साथ मिल गया है? NO3 के साथ मिल गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे दो विस्थापित अरे भाई, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, जिसके अंदर द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। अगला सवाल देखिए, तंत्रिका तंत्र का भाग है मस्तिष्क, रीढ़, मेरुरज्जु, इनमें से सभी? तो देखिए तंत्रिका तंत्र का जो भाग है ना, इनमें से सब है, मस्तिष्क भी है, रीढ़ भी है, मेरुरज्जु भी है।
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं अंडाशय से, वृषण से, एड्रिनल ग्रंथि से या फिर अग्न्याशय से। किससे होते हैं भाई साहब? तो किसके साथ होते हैं? तो अंडाशय से होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन या फिर ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ए और बी दोनों सही हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन भी होता है और एस्ट्रोजन भी होता है, इनमें मादा जनन हार्मोन ये दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, कुछ जानवर जुगाली करते हैं स्वास्थ्य के लिए, भोजन के पाचन के लिए, दूध बनाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। देखिए बहुत अधिक मात्रा में आप लोग जानवर जो देखे होंगे 4 पैर वाला, चाहे वो बकरी हो गई, बैल हो गया, घोड़ा जुगाली करता है क्या? घोड़ा जुगाली नहीं करता, घोड़ा शायद जुगाली नहीं करता है। चाहे और भी कोई बैल वगैरह, गाय हो गया, भैंस वगैरह हो गया, ये जो होता है ना ये जुगाली करते हैं, है कि नहीं? किसके लिए जुगाली करते हैं? तो भोजन के पाचन के लिए जुगाली करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, घोड़ा जुगाली करता है कि नहीं, इसको कंफर्म हमको करिएगा, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा हमको। चलिए 68 नंबर प्रश्न देखिए, हमको जहां तक पता है नहीं करता है घोड़ा जुगाली। चलिए 66 नंबर प्रश्न आपके सामने है, रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? किसके द्वारा बढ़ता है? अभी हम 65 नंबर प्रश्न आपके सामने है। देखिए 65 ये सॉरी 66 नंबर प्रश्न आपके सामने, रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? चलिए 66 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग फटाक से बता दीजिए, फटाफट से उसका जवाब दीजिए। चलिए फटाक से बता दीजिए। बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एड्रिनल, है कि नहीं? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। अरे भाई, रुधिर रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? तो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, बिल्कुल घोड़े जुगाली नहीं करते हैं भाई साहब, कंफर्म हो गया। चलिए क्या हो जाएगा? एड्रीनलिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, अरे भाई साहब अगला सवाल आना जा, हाँ अगला सवाल देखिए, भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहा जाता है अंडवाहिका, अंडाशय, प्लेसेंटा, या इनमें से कोई नहीं। प्लेसेंटा कहा जाता है क्या जी? क्या कहा जाता है? 67 नंबर 67 नंबर प्रश्न, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा आप लोग। 68 नंबर प्रश्न का पहले जवाब दीजिए, तो 68 नंबर की तरफ बाद में जाएंगे, 2 बार क्लिक हो गया था। 67 नंबर प्रश्न देखिए, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन या फिर रसायनानुवर्तन? पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से होता है? पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना, तो क्या कहलाता है भाई साहब? रसायनानुवर्तन कहलाता है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, अब जाइए 68 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। भ्रूण को मां के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है भाई साहब? प्लेसेंटा कहा जाता है। प्रश्न पहले ही पढ़ दिए थे इसीलिए जवाब बता दिए हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, प्लेसेंटा। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में से कौन पुनरुद्वन का उदाहरण है? हाइड्रा, अमीबा, स्पाइरोगाइरा या फिर इनमें से कोई नहीं? 69 नंबर प्रश्न आपके सामने है। तो देखिए स्पाइरोगाइरा जो होता है ना, वो एक पुनरुद्वन का क्या होता है? उदाहरण होता है। क्या हो जाएगा भाई? निम्नांकित में से कौन पुनरुद्वन का उदाहरण होता है? हाइड्रा होता है, अमीबा होता है, स्पाइरोगाइरा होता है, या इनमें से कोई नहीं? हेलो, हेलो, आवाज बीच से गायब हो गया था क्या? अब ठीक है, अब ठीक है बिल्कुल। निम्नांकित में से कौन पुनरुद्वन का उदाहरण है? हाइड्रा है, अमीबा है या फिर स्पाइरोगाइरा है? तो स्पाइरोगाइरा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने है, पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण है। काहे एक क्वेश्चन जंप कर जा रहा है? पहले 70 नंबर बताइए, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? नर है, स्त्री है?
दोनों है या इनमें से कोई नहीं। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? तो बिल्कुल नर जननांग होता है ना पुष्प के अंदर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण है दाढ़ी मूछ का उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये सब जो होता है वो पुरुष के अंदर जब यौनारंभ आता है ना तो उसका लक्षण आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने, स्त्रियों के अंदर देख लीजिए उनके यौनारंभ के लक्षण क्या क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्तनों के अंदर वृद्धि होता है, नितंबों का उभार होता है, रजोधर्म का भी प्रारंभ होता है। तो ये सभी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। ए बी सी तीनों होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? वृषण है, शुक्रवाहिका है, मूत्रमार्ग है, या सभी है? तो ये तीनों है भाई साहब। क्या है भाई? तीनों है। वृषण भी है, शुक्रवाहिका भी है, मूत्रमार्ग भी है, तो तीनों है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? अधिवृषण के अंदर होता है, शुक्रवाहिका के अंदर होता है, वृषण के अंदर होता है, या फिर शुक्राशय के अंदर होता है? तो देखिए शुक्राणुओं का जो मोचन होता है ना वो होता है शुक्रवाहिका के अंदर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल कहाँ है? आपके सामने है, पक्षी एवं चमगादड़ के पंख निम्नांकित में किस प्रकार के अंग के श्रेणी में आते हैं? समजात के, असमजात के, अवशेषी के, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वो समजात अंग के श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में कौन स्त्रियों में पाया जाने वाला लिंग क्रोमोजोम है? एक्स एक्स, एक्स वाई, वाई वाई, या फिर एक्स ओ? तो देखिए स्त्रियों के अंदर जो है वो कौन सा पाया जाता है? एक्स एक्स पाया जाता है, और पुरुषों के अंदर एक्स वाई पाया जाता है कि नहीं? जब है कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, किस प्रकार के प्रोटीन में द्विगुणन की क्षमता होती है? आरएनए, डीएनए, विकृत प्रोटीन, उपयुक्त में से सभी? तो किस प्रोटीन के अंदर की बात हो रहा है ना, तो वो होता है डीएनए के अंदर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, विकास की आधारभूत घटना क्या है? डीएनए प्रकृतिकरण, आरएनए प्रकृतिकरण, अम्लीय अम्लीयकरण, भस्मीयकरण? तो देखिए विकास की आधारभूत घटना जो है वो किसके अंदर होता है भाई साहब? डीएनए प्रकृतिकरण के अंदर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, समजात अंग के उदाहरण है, पक्षी का चोंच, पक्षी के डैने, मनुष्य का मुंह, मनुष्य का नाक? तो देखिए समजात अंग का मतलब क्या होता है? एक जैसा अंग वाला। तो वो क्या हो जाएगा? पक्षी के डैने। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने आता है, जीन कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र में, त्वचा में, हाथ में, कोशिका झिल्ली में? तो गुणसूत्र जो होता है ना, जीन जो होता है ना वो क्रोमोजोम के अंदर पाया जाता है, गुणसूत्र के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने आता है, फटाफट से जवाब दीजिए। और प्रश्न, वीडियो पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग आते हैं और भुला जाते हैं, है ना? तो लाइक का संख्या अभी तक इतना ही है, तो जल्दी से और बढ़ा दीजिए आप लोग लाइक की संख्या, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन का पावर डोज मिलता रहे। चलिए 80 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है, वह कौन सा कारक है जो वंशागत लक्षणों का नियंत्रण करता है? कोशिका, कोशिका द्रव्य, जीन, या फिर आरएनए? आपको पता है कि आप लोगों का कितना समय हम बचा दिए हैं? सोचते हैं आप लोग, इतना कम समय में इतना सारा ऑब्जेक्टिव करवा दिए। सुनिए, 40 मिनट में 80 ऑब्जेक्टिव करवा दिए, इतना कम समय में। एग्जाम टाइम में आप लोग को रिवीजन करने में इतना आसान हो जाएगा ना कि आप लोग इतना आसानी से इसको रिवीजन कर पाइएगा। आराम से 1.5x के स्पीड पे लगा दीजिए, कान में डालिए, और इत्मीनान से आंख बंद करके उसका सुनते रहिए। चूंकि हम क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, ऑप्शन भी पढ़ते हैं, और उसका आंसर भी देते हैं। तो ये आप लोग के लिए बेनिफिशियल है कि एग्जाम टाइम में आप लोग अच्छे से इसको दोबारा से इस वीडियो को देख करके रिवीजन कर सकते हैं, फिर और कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए 80 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वह कौन सा कारक है जो वंशागत लक्षणों का नियंत्रण करता है? कोशिका, कोशिका द्रव्य, जीन, या आरएनए? तो जीन करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों, कोई नहीं? काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है भाई साहब? तो सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है, या फिर कोई नहीं होता? तो देखिए काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है ना वो कैसा होता है? वो कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है, कोई नहीं होता है? तो चलिए इस प्रश्न का जवाब भी आप ही लोग दीजिए। इस प्रश्न को भी आप ही लोग के लिए छोड़ रहा है। 81 नंबर प्रश्न, 81 नंबर प्रश्न का जवाब भी आप लोग को ही देना है। चलिए अगला सवाल लीजिए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3, कोई नहीं? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल? कोई नहीं, तो अवतल होता है।
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल होता है, उत्तल होता है, अवतल होता है, कोई नहीं होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए जो है वो अवतल लेंस कह रहे हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होता है। अगला सवाल आपके सामने आता है, पानी में डूबी लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्न में किसके कारण? प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन या फिर प्रकाश का विसर्जन? प्रकाश का विसर्जन का होता है, प्रकाश का क्या हो जाएगा? अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर सीएम पर सेकेंड, या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर 3 × 10⁸ माइल पर सेकेंड। तो देखिए वो मीटर पर सेकेंड में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला सवाल देखिए, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण का या फिर अवतल दर्पण का? तो किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसमें वस्तुएं क्या दिखती है? छोटी दिखती है और दूर दिखाई देती है, बल्कि होती नजदीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। उस पर लिखा होता है ऑब्जेक्ट इन दिस मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। उसका मतलब होता है कि इस मिरर के अंदर जो वस्तु दिख रही है वो बहुत ही करीब है, जैसा कि वो दूर दिखाई दे रही है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब। देखिएगा मोटरसाइकिल के साइड मिरर पे लिखा होता है ऑब्जेक्ट इन दिस मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। चलिए 88 नंबर प्रश्न आपके सामने है, गोलीय दर्पण के प्रवर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है? मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष या फिर गोलीय दर्पण का द्वारक? गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण का द्वारक। क्या कहलाता है भाई? तो बिल्कुल यहाँ पे क्या कहलाता है? 88 नंबर प्रश्न का बिल्कुल वक्रता त्रिज्या कहलाता है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? समतल दर्पण का? नहीं करता है। अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का? इनमें से सभी किसका करता है भाई साहब? समतल दर्पण का तो नहीं करता है, अवतल दर्पण का करता है, क्योंकि प्रतिबिंब उसमें बड़ा दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। देखिए 90 नंबर प्रश्न का आप लोग का जवाब देना है। तो प्रकाश का क्या होता है? वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के परिघटना पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होता है। और अगला सवाल आपके सामने आता है, जो नेत्र निकट स्थित बिंदु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। निकट वस्तु को नहीं देख पाएगा तो क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक आपको बताना है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है भाई साहब? एम्पियर होता है, वाट होता है, वोल्ट होता है कि ओम होता है? तो एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, चलिए, 1 HP यानी कि 1 हॉर्स पावर अश्व शक्ति जिसको बोलते हैं बराबर होता है 746 वाट, 736 वाट, या फिर 767 वाट, या फिर 756 वाट? 746 वाट के होखेला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बा। अगला सवाल, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? आम मीटर में, वोल्ट मीटर में, कुंडली में या विद्युत मेल में? देखिए कुंडली जो होता है ना, इसे गोला 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 बनाते हैं ना हम लोग, है कि नहीं? उसको क्या बोलते हैं? स्प्रिंग के जैसा बनाते हैं उसको, गोल गोल घुमा घुमा के। तो उसके अंदर कोई नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ा होता है, उसके अंदर नहीं होता है। कुंडली तार को इसे मोड़ के बनाया जाता है गोला, हाँ उसी को कुंडली बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल देखिए, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है आर बराबर आई बट्टा भी, आर बराबर भी गुना आई, आर बराबर भी बट्टा आई, या फिर आर बराबर भी प्लस आई? तो आर बराबर भी बट्टा आई होता है, पोटेंशियल बटा रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है? पोटेंशियल। भी पोटेंशियल का ही होता है ना, विभव बटा विद्युत धारा, विभव बटा धारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्यों में से एक है वंशागत
जैव विविधता का संरक्षण, वृक्षों को काटना, वनों को हटाना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रकृति संरक्षण के मुख्य उद्देश्यों में से क्या है? वंशागत जो जैव विविधता है उसका संरक्षण करना, उसको कंजर्व करना क्या है? प्राकृतिक संरक्षण का मुख्य मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, वन के निकट रहने वाले लोग वन पर किस लिए निर्भर रहते हैं? उन्हें ईंधन लकड़ी प्राप्त होती है, वन उनके शिकार का स्थल है, फल और पशुओं का चारा प्राप्त होता है, फल और पशुओं का चारा प्राप्त होता है, इनमें से सभी। तो देखिए वन के निकट जो लोग रहते हैं ना, उनको ईंधन भी उन्हीं से मिल जाता है, जैसे लकड़ी वगैरह। वन में उन लोगों को शिकार वगैरह भी मिल जाता है उनके भोजन के लिए, फल वगैरह भी उनको खाने के लिए, उनके पशुओं के लिए चारा भी मिल जाता है। तो वो सबके लिए होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, वन संरक्षण किस समुदाय के धार्मिक अनुष्ठान का भाग है? उद्योगपतियों का, शहरी लोगों का, राजस्थान के बिश्नोई समुदाय का, या फिर इनमें से सभी? तो देखिए वन संरक्षण जो है वो राजस्थान के बिश्नोई समुदाय का धार्मिक अनुष्ठान का एक भाग है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, 1730 में अमृता देवी बिश्नोई ने अपना बलिदान क्यों दिया था? यूकलिप्टस के वृक्ष को बचाने के लिए, टीके के वृक्ष को बचाने के लिए, खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए खेजड़ी का जो वृक्ष था ना, खेजड़ी का जो वृक्ष था उसके बचाने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, वनों का विनाश हो रहा है सड़कों के निर्माण में, औद्योगिक विकास के लिए, बांध के निर्माण के लिए, इनमें से सभी? तो देखिए वन का जो कटाई हो रहा है ना, उसका विनाश जो हो रहा है, क्षरण हो रहा है विकास के नाम पे, विकास के नाम पे जो वनों का विनाश हो रहा है उसमें क्या है? सड़क भी शामिल है, सड़कों का निर्माण शामिल है, औद्योगिक विकास भी शामिल है, बांध का निर्माण भी शामिल है। तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और आराम से एक बार इत्मीनान से थोड़ा सा हाथ पैर सीधा कर लीजिए, है कि नहीं। 100 नंबर प्रश्न आप लोग का कंप्लीट हो गया है। और 101 नंबर प्रश्न जब आपके सामने आएगा तो वो किसका आएगा? सोशल साइंस का आएगा। चलिए पहला नंबर प्रश्न सोशल साइंस का है, 101 नंबर प्रश्न, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? भारत के पड़ोसी देशों में, भारत के जो पड़ोसी देश बा में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय कहने के बाद तो श्रीलंका के बाद, पाकिस्तान के बाद, बांग्लादेश के, या फिर नेपाल के? तो सबसे अधिक जो बा वो श्रीलंका के बाद। ऑप्शन नंबर सी जो बा वो बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखिए, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है 2, 3, 4, अनेक। तो अर्थव्यवस्थाओं का कितना प्रकार है भाई साहब? तीन प्रकार है ना, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है बताए थे आप लोग को, वो भी बता दीजिएगा हमको, आराम से बताइए। 2 प्रकार 3 प्रकार का तो होता है, लेकिन कौन कौन सा होता है ये बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बिहार? अरे भाई साहब बिहार है ना हम लोग का सबसे पिछड़ा हुआ जी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, भूमिगत जल, या फिर गैस? नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन जिसको फिर से क्या किया जाए, इस्तेमाल में लिया जा सके। तो कौन सा वाला है सब? भूमिगत जल है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना का है, गया का है, शिवहर का है, फिर नालंदा का है? प्रति व्यक्ति आय आप लोग को बताना है कि किसका सबसे अधिक है, पटना, गया, शिवहर, या फिर नालंदा? तो पटना का है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून, 1 अप्रैल से 31 मार्च, या फिर 1 सितंबर से 31 अगस्त? भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, बिल्कुल यहाँ पे कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार का, चंडीगढ़ का, हरियाणा का, या फिर गोवा का? तो गोवा का है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, स्पीड हमारा थोड़ा तेज है क्योंकि हम लोग को 200 क्वेश्चन करना है भाई साहब। चलिए बिहार में सर्वाधिक न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है पटना, पूर्णिया, शिवहर, बेगूसराय। बिहार में सर्वाधिक न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है भाई? पटना है, पूर्णिया है, शिवहर है, बेगूसराय है। प्रति व्यक्ति आय वाला जिला तो पटना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सी कठिनाइयां राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सी कठिनाइयां हैं? आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाइयां हैं, दोहरी गणना की संभावना, मूल्य मापने में कठिनाई, उपयुक्त में से सभी? तो देखिए सभी समस्याएं हो सकती हैं राष्ट्रीय आय की गणना करने में। आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई तो होगी, हो सकता है किसी व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय फिर दोबारा से गणा जा
उसका दोबारा से गना जा सके, मूल का मापन करने में भी कठिनाई है भाई साहब। तो उपयुक्त में से सभी ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है 22,553 रुपए, 25,494 रुपए, 6,610 रुपए या फिर 54,850 रुपए। तो प्रति व्यक्ति आय जो है ना वो 25,494 रुपए था। किसके अनुसार? जनगणना 2008-9 के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने, निम्न में किसके अनुसार राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज की वस्तुनिष्ठ अथवा भौतिक आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती गई और उसके मुद्रा के रूप में माप हो सकती है? किसका कहा हुआ है भाई साहब? किसके अनुसार? पीगू के, मार्शल के, रॉबिन्सन के या फिर किंग्स के? तो ये कहा हुआ पीगू महोदय का कहा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए कौन उत्तरदायी है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, योजना आयोग के संगठन, राष्ट्रीय विकास परिषद या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो देखिए ये जो काम है ना आय का आकलन करना वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्या है भाई साहब? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल देखिए, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, सहज है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, उपयुक्त में से तीनों कौन सा है भाई साहब? बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 नंबर प्रश्न, 113 नंबर प्रश्न आपके सामने है। उत्पादन में आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से सहज है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है। तो तीनों है, उपयुक्त में से तीनों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, गरीबी के दुष्चक्र की भावना को किसने बताया था? महात्मा गांधी, मार्शल, रैगनर या फिर पीगू? तो गरीबी के दुष्चक्र की भावना को किसने बताया था? रैगनर ने बताया था ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, पीसी महालनोबिस, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जो थे जिन्होंने किया था वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? एक दलीय व्यवस्था में हो ही नहीं सकता, द्विदलीय व्यवस्था में हो ही नहीं सकता, बहुदलीय व्यवस्था में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुदलीय व्यवस्था के अंदर गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना होती है, जैसे हमारे देश के अंदर है कि नहीं? इस पार्टी को अपने में मिला लीजिए, उस पार्टी की बनी हुई सरकार को गिरा दीजिए, उस पार्टी को खरीद के लाइए, बना लीजिए। हालांकि असंवैधानिक है, लेकिन ऐसा होता है ना, खरीद फरोख्त है। उस पार्टी को तोड़ के उस सरकार को गिरा दीजिए, उसके पार्टी के कुछ हिस्से को अपने में ले आइए, फिर मिलकर सरकार बनाइए। तो ये संभावनाएं कहाँ होती है? बहुदलीय व्यवस्था के अंदर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, तानाशाही व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? जनता जबरन संतुष्ट है, जनता की लोकतंत्र में रुचि नहीं है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल ए और बी दोनों जो है वो सही हो जाएगा। जनता जबरन संतुष्ट मानी जाती है, जनता को लोकतंत्र में रुचि नहीं है, इसलिए वहां पे क्या है? तानाशाही व्यवस्था है। ये कथन बिल्कुल सही है तानाशाही व्यवस्था के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है जनता का शिक्षित होना, का अशिक्षित होना, जनता के पास धन का होना, इनमें से कोई नहीं। देखिए लोकतंत्र की सफलता के लिए जो सबसे परम आवश्यक जो चीज है, सर्वप्रथम जो आवश्यक चीज है वो क्या है? जनता का शिक्षित होना। जब जनता शिक्षित हो जाएगी तो लोकतंत्र अपने आप क्या हो जाएगा? स्वतः ही सफल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र है एक सफल लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दोनों ए और बी दोनों, एक असफल लोकतंत्र। देखिए भारत जो है वो एक सफल लोकतंत्र भी है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने, राष्ट्रीय आय समिति का गठन निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में हुआ था? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के, बीके आर राव, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस थे इनके अध्यक्षता में गठित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, विश्व विकास रिपोर्ट 2005 में भारत में प्रति व्यक्ति आय था $650, $720, $900 या फिर $1200? तो $720 था, है कि नहीं? प्रति व्यक्ति आय $720 था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बी फॉर बुक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, बी और सी में कंफ्यूज नहीं होइए, बी सी बी इस तरह का। चलिए निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? भारत का रुपया होता ही है, अमेरिका का डॉलर होता ही है, इंग्लैंड का पौंड होता ही है, रूस वाला गलती है क्या जी? हाँ रूस का गलत है।
ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये डी वाला ऑप्शन गलत है, मतलब रूस का डॉलर नहीं होता है। क्या होता है वो कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कागजी नोट का प्रचलन कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रचलन जो है कागजी नोट का वो किसके जिम्मे होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जिम्मे होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, क्रेडिट कार्ड निम्नलिखित में किसका रूप है? मुद्रा का, प्लास्टिक मुद्रा का, वस्तु का, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब जो है ना वो प्लास्टिक मुद्रा का क्या है? रूप है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी भाई साहब? बताइए कब हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना? 1934 में, 1935 में, 1948 में, 1951 में। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने, बाजार का महत्वपूर्ण अंग है उपभोक्ता, गायक, नौकर, इनमें से कोई नहीं। किसी भी बाजार के लिए क्या चाहिए? सबसे जरूरी चीज क्या है भाई? उपभोक्ता अगर नहीं हो, ग्राहक अगर होबे नहीं करे, तो कितना भी भयानक, कितना भी बड़ा बाजार लगा लीजिए, कितना भी चमचमाती रोशनी के साथ उसके अंदर कितना भी सामान ठच के भर दीजिए, क्या ही फायदा है उसका? तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? उपभोक्ता होना चाहिए ना बाजार का है। तो इसीलिए बाजार का जो महत्वपूर्ण अंग क्या है? उपभोक्ता है। अगला सवाल देखिए, उपभोक्ता को निम्न में किसकी जानकारी आवश्यक है? देखिए उपभोक्ता को जो जानकारी की आवश्यक जो होती है, वो वस्तु का गुण भी चाहिए, क्योंकि उनको पता हो वस्तु की मात्रा। ऐसा ना हो कि 100 ग्राम को कि 90 ग्राम दे देवे या 50 ग्राम भर देवे, तो ऐसा ना होके के चाहिए, है कि ना? तो उपभोक्ता के बाद वो वस्तु के गुण भी, मतलब ओकर गुणवत्ता भी पता होके के चाहिए कि अच्छा से बाकी ना, ओकर मात्रा भी ओकरा पता होके के चाहिए, वो वस्तु के गुण भी ओकरा पता होके के चाहिए। ऐसा ना होके कि कोई खांसी के दवाई खरीदे आ दे दिलक बवासीर के दवाई, है कि ना? तो दिक्कत वाला बात बाकी ना। तो ऑप्शन नंबर का ओकरा गुण के भी पता होके चाहिए कि उ काहे ला सामान लिया था, उ सामान के का गुण बा, आ उ जौन गुण वाला बा उ गुण पर ओकर गुणवत्ता बा कि ना ओकरा अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखी, जागो ग्राहक जागो एक नारा है, उपभोक्ता जागरण का, व्यवसायी जागरण का, कृषक जागरण का, या फिर जागरण का, मतलब जगराता के, ऐसा ही। तो देखिए जागो ग्राहक जागो जो है वो उपभोक्ता जागरण का एक नारा है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, और सबसे प्रसिद्ध और फेमस नारा है उपभोक्ता जागरण का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। देखिए जब सांप्रदायिकता की बात आती है तो सबसे मुख्य केंद्र में क्या होता है? धर्म होता है। और कैसे सांप्रदायिकता फैलाया जाता है? किसी एक धर्म को किसी अन्य धर्म से क्या बेहतर बताने के प्रयास किए जाते हैं, और किसी अन्य धर्म के बारे में कुछ अनावश्यक चीजें बोली जाती हैं या फिर फैलाई जाती हैं, जिसकी वजह से दो धर्मों के बीच में क्या होता है? आपसी मनमुटाव होता है, जिसके जिसके बाद दंगे होते हैं, लोगों के आर्थिक, सामाजिक और मानसिक क्षति होती है कि नहीं? तो ये सांप्रदायिक राजनीति इसी पे आधारित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, किसने कहा था भारत की आत्मा गांव में बसती है? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो ये महात्मा गांधी का कथन है, उन्होंने ही कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। और आज भी भारत की अत्यधिक जो आबादी है वो गांव देहात के अंदर बसती है ना? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए 130 का? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, महात्मा गांधी। अगला सवाल देखिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं के लिए संपूर्ण सीटों में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? 33%, 25%, 50% या 60%? देखिए बिहार पंचायती राज अधिनियम 2 के तहत महिलाओं के लिए संपूर्ण सीटों में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो 50%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। बिहार में पंचायती राज्य का कार्यकाल कितना होता है? तो भाई 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? 3 सूची में होता है ना, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। देखिए शिक्षा जो है ना वो समवर्ती सूची के अंदर आता है, उस पर राज्य भी अपना कानून बना सकता है और केंद्र भी अपना अपना कानून बना सकता है, कोई किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हाँ लेकिन कोई ऐसा विषम परिस्थिति होता है जहाँ पे किसी एक को चुनना हो, तो वहां पे किसका चुना जाएगा? केंद्र सरकार के नियमों का पालन करवाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, भारत में 40% से अधिक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? बंगला, हिंदी, मराठी, उर्दू। देखिए 40.1% जो है लोग
हिंदी भाषा बोलते हैं भारत के अंदर, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल कहाँ है? आपके सामने है। वेस्ट इंडीज में किस वर्ष वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना की गई? 1950 में, 1958 में, 1962 में कि 1968 में? वेस्ट इंडीज में किस वर्ष वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना की गई? किस वर्ष की गई बताइए? तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ना तो 1950 में, ना 1962 में, ना 1968 में। हुआ कब था? तो 1958 के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, नाइजीरिया में किस वर्ष संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई? 1945, 1950, 1955, 1960? नाइजीरिया में किस वर्ष संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई? संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई, कब किया गया नाइजीरिया के अंदर? बिल्कुल, तो 1950 के अंदर किया गया था। ना तो 1945, ना 1955, ना 1960। हुआ कब था? 1950 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायपालिका? संघ राज्य की विशेषता नहीं है, सर्वोच्च, इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शक्तियों का विभाजन। अगला सवाल देखिए, बिहार सरकार ग्राम पंचायत की स्थापना में औसत आबादी को आधार मानती है 7,000। कम से कम 7,000 होना चाहिए, तब भी उसको पंचायत माना जाएगा। बिहार सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत माना जाएगा, ना तो नहीं माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, ग्राम पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है, ग्राम सभा, ग्राम कचौहरी, ग्राम रक्षा दल, इनमें से कोई नहीं। तो ग्राम सभा होता है ग्राम पंचायत की व्यवस्थापिका सभा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। और इस सभा को कौन बुलाता है? मुखिया बुलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत में शुरू किया गया? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में कि तमिलनाडु में? तो ये शुरू कब कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब या फिर गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल देखिए, 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, वो तो हुआ ही था। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, वो तो बनी ही थी, वो तो थी ही। देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। सबसे ज्यादा जो 1975 को याद किया जाता है वो देश के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लागू करने के लिए याद किया जाता है। और देश के इतिहास में इसको एक काला दिन के रूप में भी माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? 1960 के दशक से, 1970, 1980, 1990? तो 1970 के दशक से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? कांग्रेस पार्टी को, जनता पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को? किसी पार्टी को नहीं मिला था। तो ना किसी को तो मिला होगा ना, तो उसमें कौन थी? जनता पार्टी थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, नर्मदा बचाओ आंदोलन का गठन कब किया गया था? 1986 में, मतलब 1985 से 1986, 1977 से 1978, 1988 से 1989 या फिर 1989 से 1990? तो देखिए 1988 से 1989 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। और किनके द्वारा किया गया था वो भी आपको बताना है, किनके द्वारा, कौन पाटेकर थी? चलिए हिंट दे देते हैं, कौन पाटेकर थी जिनके द्वारा इसका गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। और इसका एडिशनल क्वेश्चन है, उसका भी उत्तर आप लोग दीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में? तो सबसे पहले ब्रिटेन के अंदर पड़ा था। राजनीतिक दल का नींव सबसे पहले कहां पड़ा था? तो ब्रिटेन के अंदर पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या फिर जयप्रकाश नारायण? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का तो बिल्कुल जयप्रकाश नारायण जी द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। और ये कहाँ के निवासी थे आप लोगों को यह भी बताना है। चलिए अगला सवाल देखिए, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? पाकिस्तान के अंदर तो है, बांग्लादेश के अंदर है, भारत के अंदर है, लेकिन ब्रिटेन के अंदर नहीं है भाई साहब। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब।
अगला सवाल देखिए, लोकतांत्रिक सरकारों का आधार है बहुमत, अल्पमत, सैनिकवाद या पूंजीवाद। देखिए लोकतांत्रिक सरकारों का जो आधार होता है ना, वो बहुमत होता है। अगर जिसको जिस पार्टी को बहुमत मिला वो क्या करेगा, सरकार बनाएगा। यही ना लोकतंत्र का एक मूलभूत ढांचा है भाई साहब। जिस पार्टी के पास अत्यधिक बहुमत होगा, जिसको लोग सबसे अधिक वोट करेगा, सबसे अधिक अपना मत देगा, वो क्या कर, वो पार्टी सरकार बनाएगी। पर वोट को प्राप्त करने के लिए पार्टियां क्या करती हैं, तरह तरह के हथकंडे अपनाती है और लोगों के दिमाग के साथ खेलती है, उनके मन मस्तिष्क के साथ खेलती है, उनके साथ छलावा करती है और क्या करती है, वो बहुमत प्राप्त करती है और सत्ता पे काबिज हो जाती हैं। तो ये भी दिक्कतें होती हैं। हालांकि ये लोकतांत्रिक है कि भाई किसी भी पार्टी को सबसे अधिक मत मिले तो वो क्या करेगा, सरकार बनाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, बहुसंख्यकों का शासन। देखिए सब बात तो ठीक है, कानून के समक्ष समानता, कानून के सामने सब कोई बराबर है संविधान के अंदर, धरातल पे वो चीजें ऐसा नहीं होता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भगवान ही जानते हैं, ये संविधान के अनुसार। उत्तरदायी शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार। बहुसंख्यकों का शासन व्यवस्था, ये जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, तौल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। ढाल प्रवणता कहा जाता है, त्रिभुजन कहा जाता है, स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उसको क्या कहा जाता है भाई साहब, बिल्कुल उसको क्या कहा जाता है, स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, हैस्यूर विधि का विकास करने वाले लेहमान किस देश के निवासी थे। ब्रिटेन के, ऑस्ट्रिया के, भारत के या फिर पाकिस्तान के। तब वो ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने आता है, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उचावच प्रदर्शन करने की विधि को क्या कहा जाता है, हैस्यूर विधि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल आपके सामने है, उचावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था। गुटेनबर्ग ने, लेहमान ने, गीगर ने या फिर रीटर ने। तो सबको पता है भाई साहब, उचावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का जो विकास किया था वो लेहमान के द्वारा किया गया था, जो कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने, पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है, उत्तर पूर्व से, पूर्व दक्षिण से, उत्तर पश्चिम से या फिर दक्षिण पश्चिम से। तो ये जो होता है ना, उत्तर पश्चिम से होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने, यदि भूमि की ढाल को छोटी और सटी हुई रेखाओं से प्रदर्शित किया गया हो तो इसे क्या कहा जाता है, छायाकरण, हैस्यूर, समुच्च रेखाएं, इनमें से कोई नहीं। यदि भूमि की ढाल को छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं से प्रदर्शित किया गया हो तो इसे क्या कहा जाता है, छायाकरण कहा जाता है, हैस्यूर कहा जाता है, समुच्च रेखाएं कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पे छोटी छोटी सटी हुई रेखाओं को क्या कहा जाता है भाई साहब, तो उसको क्या कहा जाता है, हैस्यूर कहा जाता है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है, पर्वत को, पठार को, मैदान को, जल को। नीला ग्रह हमारे पृथ्वी को कहा जाता है, तो जल को ही दिखाया जाता होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। आप इसके साथ जा सकते हैं बिना किसी संदेह के, बिना किसी डाउट के। अरे वीडियो को लाइक तो कर लीजिए, यहां तक पहुंच गए हैं, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, गलत बात। हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन की जरूरत होती है। हम भी कभी कभी, हमारा भी बैटरी लो होता है, तो बैटरी जब लो होता है, जब लाइक होता है, चैनल सब्सक्राइब होता है, तो हमारा बैटरी क्या होता है, वापस से पुनः से चार्ज होता है, हो जाता है और हम अपने गति में आ जाते हैं, हम अपने जोश में आ जाते हैं। हम प्रश्न को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और स्पष्ट पढ़ते हैं और तेजी से प्रश्न को खत्म करने का प्रयास करते हैं। हम अपने पूरी एनर्जी के साथ इस क्लास को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग भी अपने क्लास को पूरी एनर्जी के साथ लेकर के चलने में हमारी सहायता कर रहे हैं। चलिए 57 नंबर प्रश्न आपके सामने है, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किसको दर्शाया जाता है, तो जल को दर्शाया जाता है। अगला सवाल देखिए, किस विधि से मानचित्र आकर्षक एवं सजीव दिखने लगता है, समुच्च रेखा विधि से, हैस्यूर विधि से, पर्वतीय छायाकरण विधि से, इनमें से कोई नहीं था। हैस्यूर विधि से जो होता है ना, वो मानचित्र जो है आकर्षक एवं सजीव दिखने लगता है। सजीव मतलब क्या, लगता है कि जीवंत है वो, है कि नहीं। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा,
अच्छा 59 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। एक सवाल स्किप हो गया है, 58 नंबर। इसको देखिए, 58 नंबर है ही नहीं। अच्छा है ना, 58 58 दो बार हो गया है। सीढ़ीनुमा वाले ढाल के लिए कितनी समोच्च रेखाएं निश्चित अंतराल पर बनाई जाती है? 4 4, 3 3, 2 2, 5 5। 58 दो बार हो गया, इसीलिए हम उसको स्किप कर दिए थे यार। ये 59 नंबर इसको मान के आप लोग चलिए। 59 नंबर नहीं, एक अतिरिक्त प्रश्न इसको मान लीजिए। तो 2 2 के अंतराल पे बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए 60 नंबर। मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? पीला, बादामी, काला, नीला। मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को जो है ना वो बादामी रंग से दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़। भारत में कोयले का सर्व सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है भाई साहब? झारखंड के अंदर। उसमें कहाँ वहां कोई लहरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या फिर सौर ऊर्जा। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत आपको बताना है कौन सा है भाई साहब? तो सौर ऊर्जा जो है वो गैर पारंपरिक स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? कोयले के निर्यात हेतु, तेल शोधक कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु, परमाणु शक्ति हेतु। तो देखिए मुंबई हाई जो है ना वो खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित हुआ था भाई साहब? मथुरा में, बरौनी में, डिगबोई में कि गुवाहाटी में? तो ये जो हुआ था वो डिगबोई के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जा सकते हैं बिना किसी संदेह के, बिना किसी सस्पिशन के। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, इत्मीनान से जवाब दीजिए, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। हम लोग 1 घंटा 11 मिनट का क्लास कर चुके हैं। तो जो लोग यहाँ तक हैं हमारे साथ उनको बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से कि वो हमारी मेहनत का कद्र कर रहे हैं, है कि नहीं। जो लोग चले गए, जो लोग जाना चाहते हैं, उसके दुनिया का कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सकती है। पर इस बात को मैं पूरे भरोसे और आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं, और हम कह सकते हैं कि आप लोग का जो एग्जाम, मेन एग्जाम जो होने वाला है ना, जितना भी ऑब्जेक्टिव आप लोग से करवाया जा रहा है उससे एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगा। ये आपके जांच परीक्षा के लिए भी काबिल है और आपके मुख्य परीक्षा के लिए भी। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा पर है, झेलम पे है, सतलज पे है कि ब्यास पे है? बिल्कुल, तो सतलुज नदी पे है। सतलुज नदी भी इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? तुंगभद्रा, इरावती, चंबल, हीराकुंड। तो तुंगभद्रा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने। किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? जूट को, सन को, प्रकृति रेशम को? इनमें से कोई नहीं। तो जूट को जो है वो सुनहरा रेशा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने। भारत की कितनी संख्या कृषि कार्य में संलग्न है? 1/4, 2/3, 1/3, 3/4। तो 2/3 जो है ना, मतलब 3 भाग में से 2 भाग जो है भारत की जनसंख्या कृषि कार्य के अंदर संलग्न है। अगला सवाल देखिए। ऑपरेशन फ्लड योजना किस वर्ष आयोजन आयोजन की गई थी? 1950, 1960, 1970, 1980। अच्छा, ऑपरेशन फ्लड जो है वो किस चीज का है ये भी बताइए, और ये कब किया गया था? ये तो 1950 के अंदर किया गया था। ऑपरेशन फ्लड किसके लिए किया गया था? इसके अंदर क्या हुआ था ये आपको बताना है। किससे संबंधित है भाई साहब? मतलब बाढ़, बाढ़ नियंत्रण के लिए है, दूध उत्पादन के लिए है, मछली उत्पादन के लिए है, किसके लिए भाई साहब? तो ऑपरेशन फ्लड जो है 1950 के अंदर आरंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए। अनानास उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर। तो ये जो है ना मेघालय के अंदर सबसे अधिक जो है वो अनानास का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने। इन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है? इन्नौर गुजरात के अंदर है, गोवा के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर है या फिर कर्नाटक के अंदर है? तो देखिए इन्नौर जो है ना, इन्नौर जो है वो कहाँ है भाई साहब? वो जो है वो तमिलनाडु के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए। भारत को किस भारत को कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है? 7 में, 8 में, 6 में कि 5 में? तो देखिए डाक को जो है ना भारत को कुल 8 डाक क्षेत्र में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? 2.42 लाख किलोमीटर, 1.46 लाख किलोमीटर,
3.88 लाख किलोमीटर या 5.78 लाख किलोमीटर। तो ये जो था ना वो 3.88 लाख किलोमीटर था। कच्ची सड़कें 2.4 लाख किलोमीटर थी और पक्की सड़कें 1.4 लाख किलोमीटर थी। तो कुल लंबाई जो है ना वो सड़कों की 3.88 लाख किलोमीटर था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सड़क का एक वर्ग नहीं है? पूर्व पश्चिम गलियारा, एक्सप्रेसवे, स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग, सीमांत सड़कें। अच्छा, सड़कों का एक वर्ग नहीं है ना, स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग जो है वो सड़कों का एक वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कोलकाता एवं दिल्ली, दिल्ली एवं मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई, दिल्ली एवं बेंगलुरु। किसके अंदर, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कोलकाता एवं दिल्ली के अंदर, दिल्ली एवं मुंबई के अंदर, कोलकाता एवं चेन्नई के अंदर, दिल्ली एवं बेंगलुरु के अंदर। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? अभी तो पटना में भी बन रहा है भाई साहब। तो किताब के हिसाब से आप चलिए, कोलकाता एवं दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? 2006 में, 2003 में, 2008 में, 2005 में। तो 2005 के अंदर किया गया था, उसका नाम दिया गया इंडियन एयरलाइंस को इंडियन, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? मुंबई तथा नागपुर, सिलचर तथा पोरबंदर मुंबई, और कोलकाता, नागपुर तथा सिल्लीगुड़ी। तो यहाँ पे सिलचर तथा पोरबंदर जो है वो दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? रेल परिवहन, सड़क परिवहन, पाइपलाइन, जलमार्ग। पाइपलाइन घटा देगा भाई साहब, है कि नहीं? लगा दीजिए, इधर से उधर से भेज दीजिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो देखिए महाराष्ट्र जो है इस पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है। किससे? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से ये महाराष्ट्र जो है वो जुड़ा हुआ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? टर्की को, मिस्र को, यूनान को, या फिर पोलैंड को? तो यूरोप का मरीज जो है वो तुर्की को कहा जाता है, तुर्की को। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण, फ्रांस की क्रांति, या फिर गौरवपूर्ण क्रांति? फ्रांस की क्रांति से जो है वो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो है वो हुआ, ऐसा माना जाता है, इस घटना से माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? 1804 में, 1791 में, 1799 में, या फिर 1805 में? नेपोलियन संहिता 1804 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, सबसे पसंदीदा और महत्वपूर्ण प्यारे दुलारे जो है ना वो बोर्ड का प्रश्न जो है, गरीबी पेशे से क्या था? सिपाही था, किसान था, जमींदार था, कि नाविक था? गैरिबाल्टी पेशे से क्या था? तो नाविक था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, या फिर पश्चिमी एशिया? तो देखिए ये जो इटली और जर्मनी जो है ना वो यूरोप के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, 1829 ईस्वी में एड्रियानो पुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तुर्की के साथ, यूनान के साथ, हंगरी के साथ, कि पोलैंड के साथ? तो देखिए 1829 में एड्रियानो पुल की संधि जो है वो तुर्की के साथ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, किसी भी प्रश्न का हम उस तरह से व्याख्या नहीं कर रहे जैसे हम चैप्टर वाइज करवाए थे तो किए थे, क्योंकि समय हमको बचाना है भाई साहब आप लोगों का। 200 प्रश्न करवाना है, कम तो होता नहीं है 200 प्रश्न। इसी वजह से व्याख्या वाला जिनको देखना है वो जाकर के चैप्टर वाइज देखेंगे, प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो दिया गया है। चलिए 188 नंबर प्रश्न आपके सामने, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864 में, 1866 में, 1870 में, या फिर 1871 में? कब हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि, कब हुई थी भाई साहब? तो 1871 के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? इंग्लैंड था। कहाँ चला गया भाई?
इतना आगे कैसे बढ़ गया, हाँ। इटली, जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रिया था, प्रशा था। तो ऑस्ट्रिया जो था वो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस के राजदूत, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री? तो वो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन था? सेंट साइमन, चार्ल्स कुरियर, लुई बला या फिर रॉबर्ट ओवेन? तो ये जो था वो रॉबर्ट ओवेन था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे लेनिन, कार्ल मार्क्स, मैक्सिम गोर्की या फिर लियो टॉल्स्टॉय? तो ये कार्ल मार्क्स का लिखा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, हम लोग कर रहे हैं बिहार बोर्ड के द्वारा जारी आप लोगों का सितंबर का जो मासिक जांच परीक्षा है उसके लिए ऑब्जेक्टिव कह लीजिए। और ये ऑब्जेक्टिव जो है वो आप लोगों का जो मुख्य परीक्षा होगा फरवरी में उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग 10th क्लास का साइंस का ऑब्जेक्टिव भी कर रहे हैं, तो इसी के अंदर आप लोग का सोशल साइंस का भी ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, मतलब दोनों हम लोग मिक्स ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। 193 का देखिए, चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था इंग्लैंड के अंदर, रूस के अंदर, फ्रांस के अंदर या फिर जर्मनी के अंदर? 193 बिल्कुल, यहाँ पे चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था वो इंग्लैंड के अंदर हुआ था, इंग्लैंड के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? मार्क्स ने, लेनिन ने, स्टालिन ने या फिर बिस्मार्क ने? वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? बिल्कुल, वर्ग संघर्ष की स्थापना, अरे वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स ने की थी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने, 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? बताइए बताइए। 55 नंबर, सॉरी 195 नंबर प्रश्न जो है वो आपके सामने है। 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? फरवरी क्रांति, मार्च क्रांति, अक्टूबर क्रांति या फिर नवंबर क्रांति? बिल्कुल फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, नवंबर 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? किसानों का असंतोष, श्रमिकों का असंतोष, राजपुटिन की भूमिका या फिर प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय जो है वो प्रमुख कारण था, तत्कालिक कारण था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? लेनिन ने, ट्रॉट्स्की ने, केरेंस्की ने या फिर स्टालिन ने? तो ये जो था वो लेनिन के द्वारा तैयार किया गया था अप्रैल थीसिस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम में, थाईलैंड में, लाओस में कि कंबोडिया में? तो ये जो है वो कंबोडिया के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने आएगा, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय, नरोत्तम सिंहनाग, क्रमांक या इनमें से कोई नहीं? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इस सेशन का आखिरी प्रश्न आपके सामने आता है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? जेनेवा समझौता, जकार्ता समझौता, हनोई समझौता या फिर पेरिस समझौता? तो देखिए इसके अंदर जो हुआ था ना वो हुआ था हनोई समझौता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को यहाँ तक पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा, अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और इस वीडियो को जो है वो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए अपने स्टेटस वगैरह पे, जहां लगाना है लगा लीजिए, ताकि 26 तारीख सितंबर 26 को जो आप लोग का टेस्ट होने वाला है आप लोग के विद्यालय में, उसके लिए इस वीडियो को बनाया गया है। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे प्रश्न जो है इससे रहेंगे और आप लोग अच्छा से अपना टेस्ट दे पाइएगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सब किसी को शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर।